ये वेक्टर्स सलीम सर स्टाइल लिखा है, वो बस एक टीचिंग स्टाइल वाला बैनर है। असली कंटेंट उसके नीचे से शुरू होता है। सबसे पहले ओरिजिन। सिलिया और फ्लैजेला दोनों ही सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं। ये सेल वॉल से नहीं बनते क्योंकि सेल वॉल तो सीमेंट की तरह कड़क होती है, मूवमेंट नहीं दे सकती। मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए उससे ये स्ट्रक्चर्स निकल सकते हैं, जैसे पतली बाल या धागे जैसे प्रोजेक्शंस। अब प्रोटीन कॉम्पोजिशन समझो। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का मेन प्रोटीन होता है फ्लैजेलिन, और वो काफ़ी सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला और सिलिया में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट्स में सिलिया नहीं पाए जाते। अब एक्सोनीम समझो। सिलिया या फ्लैजेला के अंदर जो कोर स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं। अगर तुम इसे ट्रांसवर्स काट कर देखो तो अंदर एक गोल कोर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वही एक्सोनीम है। अब सिलिया और फ्लैजेला का कंपैरिजन समझो। सिलिया छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जैसे नाव के चप्पू साथ में चलते हैं वैसे चलते हैं। इनका काम होता है सेल को आगे बढ़ाना या फ्लूइड को पीछे धकेलना। फ्लैजेला इसके मुकाबले बड़े होते हैं और कम संख्या में होते हैं, और ये अकेले ही सेल को मोटिलिटी देते हैं, यानी सेल को तैरने या आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में से या एब्सेंट होते हैं, लेकिन फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। इन अब इनके स्ट्रक्चर के तीन हिस्से हैं। फिलामेंट, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। हुक, जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ता है, इसमें भी 9+2 होता है। और बेसल बॉडी, जिसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल सेंट्रियोल्स जैसा। अब एक्सोनीम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्लासिकल 9+2 अरेंजमेंट होता है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सबसे बाहर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स होते हैं, मतलब 9 जोड़े। और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जिन्हें सेंट्रल सिंगलेट्स बोलते हैं। इन दोनों सेंट्रल सिंगलेट्स को सेंट्रल शीथ कवर करती है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला होता है इंटरसिंगलेट ब्रिज। सेंट्रल शीथ को पेरिफेरल डबलेट से जोड़ते हैं रेडियल स्पोक्स। ऐसे कुल 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। इन 9 पेरिफेरल डबलेट्स को आपस में जोड़ने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज होता है, जो नेक्सिन प्रोटीन का बना रहता है, और मोटर प्रोटीन के रूप में डाइनिन होता है, जो मूवमेंट जनरेट करता है। अब आते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पर। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं और इनका स्ट्रक्चर होता है 9+0, यानी 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, लेकिन सेंटर में कोई नहीं, कार्टव्हील जैसा पैटर्न। जब दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं, तब मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। इनके आसपास जो अमॉर्फस प्रोटीन रिच मटेरियल होता है उसे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। यही पेरीसेंट्रियोलर स्पेस होता है। अब एक बहुत आसान सा निमोनिक याद रखो। 9+2 के लिए 9 दोस्त बाहर, 2 यार अंदर, यानी बाहर 9 डबलेट्स और अंदर 2 सिंगलेट्स। 9+0 के लिए 9 दोस्त, अंदर कोई यार नहीं, यानी सेंटर खाली। ये नीट के लिए बहुत हाई यील्ड फैक्ट है। तुम धक्का दे रहे हो, वो भी किक मार रहा है, दोनों फोर्सेस ब्लड के उसे गिरा सकते हैं। ये तो फिजिक्स के वेक्टर की बात हो गई। अब आते हैं पेज 5 पे, जहाँ पे सेंट्रियोल की बात हो रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, माइक्रोट्यूबल अरेंजमेंट होता है 9+0, मतलब 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट सर्कुलर में लगे होते हैं, और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबल नहीं होता। पेरिफेरल जो है वो 9 बाहरी तरफ के 3-3 के जोड़े हैं, वो मिलके एक सिलेंडर जैसा बनाते हैं। बीच में एक प्रोटीन का बना हुआ ढांचा होता है, जिसे हम हब बोलते हैं, और ये प्रोक्सिमल पार्ट में होता है। कनेक्शंस की बात करें तो रेडियल स्पोक होते हैं, जो सेंटर के हब को 9 ट्रिपलेट से जोड़ते हैं, और एक होता है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जो पास पास वाले ट्रिपलेट्स को जोड़ता है। फंक्शन में 2 चीजें याद रखो।
पहला एनिमल सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल apparatus बनाना जो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचता है, और दूसरा सीलिया और फ्लैजेला के लिए बेसल बॉडी बनाना। अब आते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स पे। साइटोस्केलेटन मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में फिलामेंट जैसी प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सिंपल में यही सेल का ढांचा है जो उसे शेप और सपोर्ट देता है। इसके तीन मेन टाइप साइज के हिसाब से होते हैं। सबसे पतला माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट जिसका डायमीटर 6 से 7 नैनोमीटर होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसका डायमीटर 11 नैनोमीटर होता है, और सबसे मोटा माइक्रोट्यूबल जो 25 नैनोमीटर तक होता है। सीक्वेंस याद रखो, एमटी ग्रेटर देन आईएफ ग्रेटर देन एमएफ। फंक्शंस में तीन चीजें याद रखो, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ और शेप मेंटेन करता है, और मोटिलिटी, क्योंकि माइक्रोट्यूबल का ट्यूबुलेंट प्रोटीन ही सीलिया और फ्लैजेला बनाता है। अब आते हैं माइक्रोबॉडीज पे। ये छोटी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलती है, और इनमें स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स पेरोक्सिसोम जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, और टॉक्सिक पेरोक्साइड मतलब H2O2 को तोड़ के सेफ प्रोडक्ट्स में बदलता है। इसके अंदर पेरोक्सीडेज या कैटलेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो H2O2 को पानी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। दूसरा है ग्लाइक्सिसोम जो सिर्फ प्लांट सीड्स में मिलता है और जर्मिनेशन के टाइम फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलता है ताकि एनर्जी मिल सके। तीसरा स्फेरोसोम जो सिर्फ प्लांट्स में होता है और फैट्स को स्टोर करता है। क्विक रिकैप में याद रखो, सेंट्रियोल 9+0 हब रेडियल स्पोक्स और इंटरट्रिपलेट ब्रिजेस। साइटोस्केलेटन में साइज का ऑर्डर NT25 ग्रेटर देन IF11 ग्रेटर देन MF 6 to 7, और इसके काम सपोर्ट शेप एंड मूवमेंट। और माइक्रो बॉडीज में पेरोक्सिसोम टॉक्सिक पेरोक्साइड हटाता है, ग्लाइक्सिसोम फैट्स को कार्ब्स में बदलता है, और स्फेरोसोम फैट्स स्टोर करता है। बस ये पूरा पेज हो गया, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। और फ्लैजेला दोनों ही सेल सरफेस से निकलने वाले हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है। सिलिया छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और एक साथ वॉच पूरी चलाते हैं जिसका काम सेल के आसपास के करना होते हैं। वही फ्लैजेला सेल इश पुरुष में भी नसीम परी जानवर है। आप समझना तरह कौन से अबनर एक्सोनिम यानी नाइन्थ परफेरल माइक्रोट्यूबुल टेंस सेंट्रल्स आपस में टर्स सिंगेट ब्रिज से जुड़े रहते हैं, और इनके चारों ओर सेंट्रल शीथ होती है। इस शीथ से 9 रेडियल स्पोक्स निकलते हैं जो हर परफेरल डबलेट से जुड़ते हैं। सारे परफेरल डबलेट्स आपस में इंटर डबलेट लिंकर्स यानी नेक्सन से जुड़े होते हैं। याद रखना, सिलिया और फ्लैजेला दोनों की ओरिजिन बेसल बॉडी से होती है जो कि सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब राइट साइड के डायग्राम में वही चीज दिखाई है, और यही ऐसा छपुईचर यानी छपुची निमानिक दिया गया है। फ्लैजेला लंबा और अक्सर अकेला होता है, इसे फ्लाइंग सोलो कहकर याद रखा गया है। एक्सोनिम के डायग्राम में देखो, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर 9 पेरिफेरल डबलेट्स सर्कल में अरेंज्ड है, बीच में 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं, उनके चारों ओर सेंट्रल शीथ है, और इंटर सिंगलेट ब्रिज दोनों सिंगलेट्स को जोड़ता है। रेडियल स्पोक्स सेंट्रल शीथ से पेरिफेरल डबलेट्स तक जाते हैं। इंटर डबलेट ब्रिजेस यानी नेक्सन उन्हें आपस में जोड़ता है। डाइनिन मोटर प्रोटीन मूवमेंट कराने में की रोल निभाता है। अब ओरिजिन पर आओ, बेसल बॉडी से ये दोनों बनते हैं। बेसल बॉडी सेंट्रियोल जैसी होती है और इसमें 9 to 0 अरेंजमेंट होता है, यानी सिर्फ 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, सेंटर में कुछ नहीं होता। ये नीट का बहुत फेवरेट ट्रैप पॉइंट है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ फ्लैजेला होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और वो फ्लैजेलन प्रोटीन से बने होते हैं, वहाँ 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स में ट्यूब्यूलिन बेस्ड 9+2 एक्सोनिम होता है। अब अगले हिस्से में चलते हैं। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर अरेंज्ड होते हैं। इनके आसपास अमोर्फस पर सेंट्रियोलर मटेरियल होता है।
सेंट्रियोल का पैटर्न कार्टविल जैसा होता है जिसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, सेंटर में कुछ नहीं, इसे भी 9+0। सेंटर में हब होता है, वहां से रेडियल स्पोक बाहर ट्रिपलेट्स सज जाते हैं। फंक्शन याद रखो, सेंट्रियोल्स सिलिया फ्लैजेला के बेसल बॉडी बनाते हैं और एनिमल सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं। साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट और मूवमेंट में मदद करता है। माइक्रोबॉडीज बहुत छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। नीचे वाले डायग्राम में वही सेंट्रियोल 90 डिग्री पर दिखाए गए हैं, पेरीसेंट्रियोल और मटेरियल भी दिखाया है, और क्रॉस सेक्शन में फिर से वही कार्टविल पैटर्न, 9 ट्रिपलेट्स, नो सेंट्रल, 9+0 क्लियरली दिखाया गया है। बस ये पूरा पेज का लाइन बाय लाइन कोर कॉन्सेप्ट और डायग्राम डिटेल था, बिना कुछ छोड़े। फॉलोइंग लिस्ट: एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा और सैटेलाइट। एक्सोनिम जो होता है वो सिलिया और फ्लैजेला का कोर होता है और इसका अरेंजमेंट होता है 9+2, यानी 9 बाहर और 2 अंदर। कार्टविल पैटर्न सिर्फ सेंट्रियोल में होता है और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0। क्रिस्टा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि एटीपी सिंथेसिस अच्छे से हो सके, और सैटेलाइट क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। तो फाइनल मैच हुआ A/2 D-I C-4 D-3, यानी ऑप्शन 4। अभी दाईं तरफ क्विक रिकैप देखो। एक्सोनिम का मतलब सिलिया और फ्लैजेला का कोर 9+2, बेसल बॉडी भी 9+0, सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर है और यही सिलिया और फ्लैजेला का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेंट्रियोल में कार्टविल पैटर्न होता है, 9 ट्रिपलेट्स और 0 सेंट्रल। सेंट्रोजोम होता है 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और यही बेसल बॉडी बनाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में और सेल डिवीजन में काम आता है। एक्सोनिन के डायग्राम में भी 9 डबलेट्स बाहर और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। कार्टविल पैटर्न के डायग्राम में 9 ट्रिपलेट्स, कोई सेंट्रल नहीं। क्रिस्टा में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स दिखाई गई हैं और सैटेलाइट क्रोमोसोम पर सैटेलाइट रीजन दिखाया गया है। अभी क्वेश्चन 2, सिलियम और फ्लैजेलम सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। इसका अरेंजमेंट भी 9+0 होता है। तो आंसर है बेसल बॉडी, ऑप्शन 3। डायग्राम में सेल के अंदर सेंट्रियोल जैसा बेसल बॉडी है और वहीं से सिलियम और फ्लैजेलम निकल रहे हैं। याद रखना, बेसल बॉडी से ही बाल जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। क्वेश्चन 3, न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल करता है। तो आंसर ऑप्शन 1 सेंट्रियोल। क्वेश्चन 4, सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट हब कहलाता है क्योंकि सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते लेकिन हब प्रेजेंट होता है जहां से रेडियल स्पोक्स निकलते हैं। तो आंसर है ऑप्शन 2 हब। क्वेश्चन 5, सेंट्रियोल्स का मेन प्रोटीन ट्यूब्यूलिन होता है। तो आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन 6, हर सेंट्रियोल में 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं जो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं और सेंटर में कुछ नहीं होता। जो भी तैसाह तक 9 नहीं है, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सेंटर। तो आंसर ऑप्शन 4। अभी फाइनल रिविजन करके मैं बता रहा हूं, एक्सोनिन कोर सिलिया और फ्लैजेला 9-2 सैटेलाइट क्रोमोसोम पे है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। सेंट्रियोल में कार्टविल अरेंजमेंट 9 ट्रिपलेट प्लस 0 होता है। बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजेला निकलते हैं और सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में स्पिंडल बनाता है। इसी तरह के सवाल नीट में सीधे आ जाते हैं, तो इन फैक्ट्स को पक्का याद रखो। क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 में बोला है मैच द लिस्ट से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट बाय में है ए क्रिस्टी, बी सिस्टर्नी, सी फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, डी एक्सोनिन। लिस्ट में है पी गोल्जी अपैरेटस, क्यू कीलिया, आर माइटोकॉन्ड्रिया, एस थाइलोकॉइड। अब एक एक करके समझते हैं। ए क्रिस्टी का मैच होता है माइटोकॉन्ड्रिया से क्योंकि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं।
बी, सिस्टर्नी का मैच होता है गोल्जी अपैरेटस से, क्योंकि गोल्जी के अंदर जो फ्लैटेंड डिस्क लाइक सैक्स होते हैं उन्हें ही सिस्टर्नी कहते हैं। सी, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स का मैच है थाइलोकोइड्स से। क्लोरोप्लास्ट में जो डिस्क शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं वही थाइलोकोइड्स होते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का मेन साइट है। डी, एक्सोनीम का मैच है सिलिया से। एक्सोनीम सिलिया और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का कोर स्ट्रक्चर होता है जिसमें टिपिकल 9-2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। तो सही मैचिंग हुई ए के साथ आर, बी के साथ पी, सी के साथ एस और डी के साथ क्यू, यानी ऑप्शन 3। अब राइट साइड में मैचिंग मास्टर वाला ट्रिक दिया है। गोल्डन रूल लिखा है स्ट्रक्चर समझो प्लस फंक्शन समझो, तो मैचिंग अपने आप हो जाएगी, वही कॉन्सेप्ट को जोड़कर बताया गया है। अब क्वेश्चन 8, which of the following provides mechanical support and maintains shell shape? Options हैं 1 microbodies, 2 ribosomes, 3 lysosomes, 4 cytoskeleton। सेल के अंदर जो प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। वही सेल को शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और कई सेल्स में मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 साइटोस्केलेटन। ग्राफिकल नोट में भी यही समझाया है कि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाता है। अब पेज 12 पर क्वेश्चन आए, असर्शन रीजन है। असर्शन कहता है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी फ्लैजेला पोजेस करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग होती है। ये सही है क्योंकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम फ्लैजेलन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेलम ट्यूबुलिन से बना होता है। रीजन में कहा गया है कि दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये गलत है। ये 9 ट्रिप वाला अरेंजमेंट सेंट्रियोल्स में होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में। इसलिए असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत। फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। याद रखने वाली बात यही है जैसा साइड में लिखा है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम फ्लैजेलन बेस्ड होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेलम ट्यूबुलिन बेस्ड होता है। फिर पेज 13 क्वेश्चन 10, असर्शन कोर ऑफ सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड एक्सोनीम। ये गलत है क्योंकि एक्सोनीम सिलिया और फ्लैजेला का कोर होता है, सेंट्रियोल का नहीं। रीजन में कहा गया है कि सेंट्रियोल्स में अरेंजमेंट 9-2 होता है, वो भी गलत है क्योंकि सेंट्रियोल्स में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी 9 + 0, तो दोनों ही गलत हैं। फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। साइड में भी वही याद दिलाया गया है, एक्सोनीम इज फॉर सिलिया फ्लैजेला, सेंट्रियोल अलग चीज है। अब पेज 14 क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि सिलिया फ्लैजेला से लंबे होते हैं और मूवमेंट कराते हैं। ये गलत है। असल में सिलिया छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, फ्लैजेला लंबे होते हैं और संख्या में कम होते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ये भी गलत है। जैसे अभी समझाया, प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलन होता है, यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन और 9-2 स्ट्रक्चर होता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। साइट का क्विक चेक भी यही बोलता है, दोनों अलग हैं। तो पूरे पेज का सारी कैरेक्टर्स में से सिलिया और फ्लैजेला के सही कैरेक्टर्स कौन से हैं? अब हर एक स्टेटमेंट चेक करते हैं क्योंकि यही इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी है। स्टेटमेंट आई, दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है। सिलिया और यूकैरियोटिक फ्लैजेला दोनों के पार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो मतलब जो सेल को कवर करती है वही इन स्ट्रक्चर्स को भी बाहर से कवर करती है। स्टेटमेंट आई, दे कोर कॉल्ड द एक्सोनीम possess a number of microtubules running parallel to the long axis, ये भी करेक्ट है। सिलिया और फ्लैजेला का कोर एक्सोनीम कहलाता है, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी लंबाई के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। यही अरेंजमेंट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेटमेंट ई, द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स, ये गलत है। यहाँ सबसे कॉमन ट्रैप दिया गया है। याद रखो, एक्सोनीम में 9 डबलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स नहीं होते। 9 ट्रिपलेट्स वाला अरेंजमेंट सेंट्रियोल या बेसल बॉडी में होता है, एक्सोनीम में नहीं। Statement I, the central tubules are connected by bridges and are also enclosed by a central sheath. ये सही है। बीच के दो सेंट्रल सिंगलर्स आपस में ब्रिज से जुड़े रहते हैं और उनके चारों तरफ सेंट्रल शीथ होती है।
Statement 5. Central sheath is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. ये भी सही है. हर peripheral doublet से एक radial spoke निकलता है जो central sheath तक जाता है. यही structural stability बनाए रखने में help करता है. Statement B. Cilium but not flagellum emerge from centrio-like structure. ये गलत है क्योंकि cilia और flagella दोनों ही basal body centrio से originate करते हैं. सिर्फ cilia नहीं. इसीलिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी. स्टेटमेंट्स आई 2, 4 और 5 करेक्ट है. दाईं तरफ का मल्टीपल स्टेटमेंट चेकलिस्ट भी यही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा है. हर स्टेटमेंट के सामने टिक और क्रॉस दिया हुआ है. रीजन भी लिखा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, सही. एक्सोनीमी कोर है, सही. 9 ट्रिपलेट्स नहीं होते, गलत. सेंट्रल सिंगलेट्स ब्रिजेस और शीट से जुड़े हैं, सही. रेडियल स्पोक पेरिफेरल डबलेट को सेंट्रल शीट से जोड़ता है, सही. सिर्फ सिलियम नहीं, दोनों बेजल बॉडी से निकलता है, गलत. तो ये चेकलिस्ट एग्जाम से पहले बहुत यूजफुल रिवीजन बन जाती है. अब पेज 16 क्रिटिकल क्वेश्चन Q13 टेबल बेस्ड पूछा गया है कि सेक्शन ऑफ सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में सही कॉम्बिनेशन कौन सा है. एक्सोनेम का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, 9+2. इसका मतलब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इक्वल 9 डबलेट्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इक्वल टू सिंगलेट्स, रेडियल स्पोक्स इक्वल 9, सेंट्रल शीट इक्वल 1. अब ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 8 दिए गए हैं, इसलिए ये गलत है. ऑप्शन बी में रेडियल स्पोक्स 10 दिए हैं, इसलिए ये भी गलत है. ऑप्शन सी में वैल्यूज है 9, 2, 9, 1 जो कि एक्सोनेम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ऑप्शन डी में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 10 दिए गए हैं, इसलिए फाइनल आंसर है ऑप्शन सी. दाईं तरफ दिया हुआ टेबल ट्रिक 9+2 का फुल फॉर्मूला याद रखने के लिए आसान ट्रिक है. 9 पेरिफेरल डबलेट्स, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स, 9 रेडियल स्पोक्स, 1 सेंट्रल शीट. नीचे दिया गया एक्सोनीम का क्रॉस सेक्शन डायग्राम भी इसी फॉर्मूला को विजुअलाइज कराता है. याद रखने की ट्रिक यह है, 9 बाहर, 2 अंदर, 9 स्पोक्स जोड़ती है, 1 शीट कवर करती है. अगर ये फॉर्मूला याद है तो टेबल वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे. अब पेज 17 क्रिटिकल क्वेश्चन Q14 एम्स PYQ पूछा गया है. द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ऑप्शंस है रेडियल स्पोक, सेंट्रल शीथ, सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स, डाइनिन्स. अब कॉन्सेप्ट समझो. सिलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट अपने आप नहीं होती. इनके पेरिफेरल डबलेट्स पर डाइनिन आर्म्स नाम का मोटा प्रोटीन लगा होता है. डाइनिन ATP से एनर्जी लेता है, एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच स्लाइडिंग करवाता है और उस स्लाइडिंग को बेंडिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे सिलिया और फ्लैजेला की मोटिलिटी होती है. इसलिए मूवमेंट का असली हीरो है डाइनिन. बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे रेडियल स्पोक्स, सेंट्रल शीट और सेंट्रल सिंगलेट्स मेनली सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, मूवमेंट जनरेट नहीं करते. इसीलिए फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, डाइनिन्स. दाईं तरफ एम्स PYQ का पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम भी यही दिखा रहा है. चित्र में पेरिफेरल डबलेट्स पर डाइनिन आर्म्स दिखाए गए हैं. नीचे साफ लिखा है कि डाइनिन एक मोटा प्रोटीन है. इसके फंक्शंस ATP से एनर्जी प्राप्त करता है, स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है, बेंडिंग एक्शन उत्पन्न कराता है और सिलिया फ्लैजेला की मोटिलिटी कराता है. इसीलिए मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइनिन है. बहुत छोटा सा रिवीजन कर ले. सिलिया छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं. फ्लैजेला लंबे होते हैं और संख्या में कम होते हैं. एक्सोनीम को 9+2 अरेंजमेंट. पेरिफेरल डबलेट्स इक्वल 9, सेंट्रल 2 सिंगलेट्स, रेडियल स्पोक्स इक्वल 9, सेंट्रल शीट इक्वल 1, बेजल बॉडी इक्वल 9 ट्रिपलेट्स 9+0. दोनों सिलिया और फ्लैजेला बेजल बॉडी से निकलते हैं. मूवमेंट का किंग है डाइनिन मोटा प्रोटीन. नीट में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ट्रैप्स यही है. 9+2 बनाम 9 ट्रिपलेट्स, एक्सोनीम बनाम बेजल बॉडी और डाइनिन का फंक्शन. अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हैं तो इस चैप्टर के अधिकांश स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं. से शुरू करते हैं. 2014 PYQ ऑन प्रोकैरियोटिक मोटिलिटी है. पूछा गया है मोटाइल बैक्टीरिया किसकी मदद से मूव करते हैं. तो ऑप्शंस है पिली, फिम्ब्रियाई, फ्लैजेला और सिलिया. सबसे पहले पिली का मेन फंक्शन अटैचमेंट होता है, मूवमेंट नहीं. फिम्ब्रियाई भी मेनली सरफेस पे अटैच करने के लिए होते हैं, मूवमेंट नहीं कराते. सिलिया एक बड़ा सा ट्रैप है. क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिलिया होते ही नहीं है. सिलिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. तो बचा फ्लैजेला.
और यही सही आंसर है। बैक्टीरिया की मूवमेंट केवल फ्लैजेला की वजह से होती है। तो फाइनल आंसर हुआ ऑप्शन सी, फ्लैजेला। अब दाईं तरफ दिया गया कॉन्सेप्ट बॉक्स समझते हैं। ऊपर लिखा है क्यों चाहिए वेक्टर्स, मतलब विजुअल कंपैरिजन से याद रखने की ट्रिक। इसमें चारों का कंपैरिजन है। पीली अटैचमेंट के लिए है, मूवमेंट नहीं कराते। फिम्ब्रिया भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट कराते हैं। यही विनर है। सिलिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यानी अटैचमेंट के लिए पिली और फिम्ब्रिया, मूवमेंट के लिए सिर्फ फ्लैजिला और सिलिया बैक्टीरिया में नहीं होते। अब पेज 19 पर चलते हैं। होमवर्क और सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉर AIR 50 टेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले चेक